So yeah, hello, good afternoon everyone. This is your first lecture in chapter 2 of physics, that is physical quantities and measurement. ये आपको थोड़ा बहुत सिनॉप्सिस पहले से दे दिया गया था और हम जो है अब ये लेक्चर शूट कर रहे हैं, राइट? तो इसमें हम लोग सबसे मेन कॉन्सेप्ट है डेंसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर में। और क्वेश्चंस जो है कंप्लीटली डेंसिटी के ऊपर होगा। ओके, देखते हैं क्या है ये चैप्टर में। तो वही है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के बेसिस में अगर देखें तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? डेंसिटी है। ओके, तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, तो क्या होता है डेंसिटी? अगर हम लोग देखें तो डेंसिटी जो है वो मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम, ठीक है, मास पर वॉल्यूम को बोला जाता है डेंसिटी, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट मास इज एंड यू शुड नो व्हाट वॉल्यूम इज। कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, सपोज मैंने जो है एक रेक्टेंगल शेप का जो है एक बॉक्स लिया, ठीक है, एक रेक्टेंगल शेप का मैंने बॉक्स लिया हुआ है, ठीक है। ये बॉक्स जो है कुछ ऐसा शेप में होगा, अगर 3D वे में देखें तो ये कुछ ऐसा शेप का होगा, है ना? तो ये रेक्टेंगल शेप का अगर देखेंगे तो इसका कुछ मास होगा जो हम केजी में या ग्राम में लिखेंगे, और ये डायमेंशन जो है उसका क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, तो ये कुछ होगा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। दैट विल बी व्हाट? वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ दिस, वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स, ठीक है। ये होगा क्या? मास और वॉल्यूम। अगर ये दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमें ये बॉक्स का क्या मिल जाएगा? डेंसिटी मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक ले रहा हूँ 1 kg, 1 kg कॉटन लिया मैंने और 1 kg मैं आयरन ले रहा हूँ, तो कौन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? ऑब्वियसली कॉटन ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। कॉटन ही जो है वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एज कम्पेयर टू आयरन। आयरन क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल होते हैं जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है ना? कॉटन भी सॉलिड पार्टिकल होते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, आयरन में बहुत ही जो है लग लग के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो 1 kg जो है बहुत कम वॉल्यूम लेगा एज कम्पेयर टू क्या? कॉटन, राइट? तो 1 kg कॉटन का वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 1 kg आयरन। लेकिन वही अगर मैं 1 cm क्यूब उड़ लेता हूँ, ठीक है, 1 cm क्यूब उड़ ले रहा हूँ और 1 cm क्यूब सपोज मैंने आयरन लिया, ठीक है, तो इसमें से मास किसका ज़्यादा होगा? ठीक है, ऑब्वियसली मास आयरन का ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वही रीज़न वही है कि आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही लग लग के रहेगा एज कम्पेयर टू वुड। और या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि आयरन जो है वो ज़्यादा डेंसर है, किससे? वुड से, ठीक है, वुड से ज़्यादा डेंसर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ 1 cm क्यूब आयरन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स मटेरियल ओनली। इसका कहने का मतलब डेंसिटी ना शेप में और ना साइज में, ऑब्जेक्ट के ना शेप में और साइज में डिपेंड करता है, ठीक है। डेंसिटी इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट शेप एंड size. Okay, it's just a characteristics of its material only. Unit of mass and volume defines the unit of density. अगर मास और वॉल्यूम दोनों का यूनिट हम जान गए तो हम डेंसिटी का यूनिट
जान जाएंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखिए आपको पता है डेंसिटी, ओके, डेंसिटी ऐसा रो से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, डेंसिटी ऐसे रो, ठीक है, ये सिंबल है, रो से डिफाइन किया जाता है, दैट इज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। और मास किस में होगा? केजी में। ठीक है, मास किस में होता है? केजी में। और वॉल्यूम होता है आपका क्या? लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी आप बोल सकते हो, तो वो क्या होगा? एम इंटू एम इंटू एम। तो ये कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब। ओके, तो अगर डेंसिटी को मैं बोलूं तो वो क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन आगे आप पढ़ोगे वैसा आप लिख नहीं सकते। ठीक है, आपको वैसा लिखना, ऐसा शोकेस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये मीटर क्यूब को ऊपर लेके आओगे तो वो क्या हो जाएगा? एम टू द पावर माइनस 3। ठीक है, तो ये है आपका डेंस यूनिट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, ये तो आपके एसआई यूनिट में होता है। ठीक है, अब हर चीज तो हम केजी में नाप नहीं सकते, और हर चीज का क्या होगा? वॉल्यूम मीटर में होगा नहीं, कुछ छोटे चीजें भी होंगे। ठीक है, जिसके बहुत कम वेट होगा और उसका वॉल्यूम भी बहुत कम होगा, तो सब में तो हम ऐसा यूनिट ले नहीं सकते। वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है, सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से एक स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, इसके लिए हम लोग के लिए एक छोटा यूनिट भी है। अगर सीजीएस में देखें, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ओके, सीजीएस यूनिट में अगर हम लोग देखें तो केजी मीटर टू द पावर माइनस 3 जो था वो क्या होगा? केजी का छोटा यूनिट क्या होगा? ग्राम। और एम टू द पावर माइनस 3 का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर टू द पावर माइनस 3। ये हो जाएगा सीजीएस यूनिट में। तो आपने एसआई यूनिट में तो जान लिया और सीजीएस यूनिट में आपने जान लिया, बट ओनली थिंग इज आपको रिलेशन कैसे जानना है, रिलेशन भी तो जानना है। हाँ, रिलेशन अगर नहीं जानोगे आप एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में, तो फिर मतलब क्या है? तो इधर मेरे को बताइएगा, आपको पता है 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम? 1000 ग्राम। ठीक है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अगर मैं 1 मीटर इज इक्वल टू बोलूं तो कितना सीएम होता है? 100 सीएम। तो अगर मैं वही 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, दैट इज 1 मीटर क्यूब, तो मुझे यहाँ पर सीएम को भी क्या करना पड़ेगा? 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻6 सीएम। क्योंकि 1 मीटर 100 सीएम के समान है, तो अगर 3 मतलब ऐसा हम लोग जोड़ेंगे 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो हम लोग को देगा 1 मीटर क्यूब। तो वैसे हम लोग को यहाँ पर भी करना पड़ेगा 100 सीएम इंटू 100 सीएम इंटू 100 सीएम, तो दैट इज 10⁻6 सीएम क्यूब। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया केजी को ग्राम में और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब देखिए ऐसा यूनिट यहाँ पर मैं ऐसा लिखता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, 1 kg/1 मीटर। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब करना है ना। अब 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम? 1000 ग्राम। और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर क्यूब? 10⁻6। अब ये 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10⁻3 लिख सकता हूँ, है ना। 1000 मतलब 10⁻3, और ये कट गया, और ये कितना बचेगा यहाँ पर? 10⁻3। क्लियर? तो यहाँ पर आपको एक चीज पता चला, क्या पता चला? 1 kg m टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम सेंटीमीटर टू द पावर माइनस 3। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, ये है रिलेशन। और अगर मैं उसको उल्टा कर दूं, ठीक है, तो ये 1/1000 क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर मैं आपको 1 ग्राम सेंटीमीटर टू द पावर माइनस 3 अगर पूछूं तो कितना होगा? 1000 kg टू द मीटर टू द पावर माइनस 3। समझ में आ रहा है? तो ये 1/1000 भी लिख सकते हो, या फिर उसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो, 10 टू द पावर माइनस, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 3। समझ में आया? तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, ये रिलेशन। ठीक है, इससे सारे न्यूमेरिकल्स हैं
ओके, न्यूमेरिकल आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये समझ में आया आपको? हाँ, तो दैट इज जो है ये एक लाइन के पीछे इतना कहानी था। ओके, एक लाइन के पीछे, तो वो आपको समझ में आया होगा हो। अब apparatus we have, what kind of apparatus we have to calculate or to determine the density of certain substances given to us? First is measuring cylinder. Measuring cylinder आपको पता है। measuring cylinder कैसा होगा? जनरली आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके का पतला सा एक जो है, ओके, इस तरीके का होता है मेजरिंग सिलेंडर। यहाँ पर कुछ ऐसे मार्क्स रहते हैं, ठीक है, लिखा होता है ऐसा कुछ 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 कुछ, और यहाँ पर आप जो है थोड़ा उसको क्या करिए, पानी भर दीजिए, ठीक है। वो क्या होता है, जनरली केमिस्ट्री लैब में ज़्यादातर यूज़ होता है। वो भारी सामान, मतलब ऐसा नहीं है कि 10 लीटर 20 लीटर जो है पानी के लिए बनाया जाता है उसको, नहीं। आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको क्या 10 लीटर 15 में थोड़ी ना कपड़ा धोना है आपको, है? आपको एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना चाहिए होगा? 500 ml, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर। ओके, तो ये इस तरीके से बनाया जाता है। मार्केट में जो है कुछ ऐसे 50 ml, ठीक है, 100 ml, 200, 250 ml, इस तरीके के मेजरमेंट में, इस तरीके के वॉल्यूम में ये मेजरिंग सिलेंडर आपको मिलता है, ठीक है। और इसका काम वही है, वो डेंसिटी नापने के लिए, ठीक है। किसी भी लिक्विड का या किसी भी सॉलिड का अगर हमें डेंसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे? मेजरिंग सिलेंडर यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक है बीकर। बीकर क्या होता है? कुछ इस तरीके से थोड़ा फ्लैट होता है, ओके। मेजरिंग बीकर जो है इस तरीके से फ्लैट होता है। यहाँ पर भी कुछ जो है ऐसे मार्क्स रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप पानी जो है भर सकते हो, ओके। यहाँ पर भी आप पानी भर सकते हो, ओके। और उसका जो माउथ है वो थोड़ा वाइड होता है एज कंपेयर टू मेजरिंग सिलेंडर, ओके। तो ये भी डेंसिटी के लिए यूज होता है। कहीं पर अगर कोई बड़ा चीज है, बड़ा चीज है तो उसके माउथ पे तो नहीं जा पाएगा ना, हाँ, मेजरिंग सिलेंडर की। तो इस टाइम आप क्या यूज करने वाले हो? मेजरिंग बीकर, ओके। तो ये भी कुछ ऐसे ही मेजरमेंट में आपको देखने को मिलेगा। मार्केट में वैसे ही वॉल्यूम में मिलते हैं, 50 ml का बीकर, 100 ml का, 250 ml का, या 500 ml का बीकर आपको देखने को मिलेगा, राइट। और एक होता है क्या? यूरिका केन, ठीक है। यूरिका केन कैसे होता है? ये भी कुछ ऐसा ही होता है बीकर जैसे, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जो है जनरली आपको देखने को मिलेगा यूरिका केन में, ओके, राइट। और ये चीज को हम क्या बोलते हैं? स्पाउट, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं स्पाउट। तो आप यहाँ पर पानी ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक भर सकते हो? यहाँ तक भर सकते हो, क्योंकि अगर इससे ज्यादा भरोगे तो फिर क्या होगा, वो स्पाउट से सारे पानी निकल जाएंगे, ठीक है, राइट, निकल जाएंगे ना। तो वो चीज है, वो एक और तरीका रीजन, मतलब apparatus है जिससे हम डेंसिटी नाप सकते हैं। इसको बोलते हैं यूरेका केन, या फिर एक और नाम भी है, इसको ओवरफ्लो केन भी बोला जाता है, ठीक है, ओवरफ्लो केन, ओके। ओवरफ्लो केन भी बोला जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? डेंसिटी नाप सकते हैं। तो यही तीन apparatus का नाम मैंने लिखा हुआ है, देखिए, मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग बीकर और यूरिका केन, ठीक है। तो ये तीन चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये अभी हमें जानना है कि कैसे हम सॉलिड का डेंसिटी डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। चलो, अगर हम लोग का एक अच्छा खासा सॉलिड है तो तुरंत हम लोग निकाल लेंगे डेंसिटी। सपोज मेरा जैसा एक क्यूब के शेप में है, ओके, मेरा एक क्यूब के शेप में है, ऐसा क्यूब के शेप में,
तो क्यूब के शेप में अगर है तो हम लोग तुरंत जो है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्योंकि इसका मास हम लोग को जो है वेट कर लेंगे, मास पता चल जाएगा, और मास जैसे ही हमें पता चल जाएगा हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हैव अ प्रॉपर फॉर्मूला फॉर इट, है कि नहीं। क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर वही क्यूबॉइड नहीं होगा, कुछ ऐसे स्क्वायर शेप के क्यूब होंगे, ठीक है, तो उसका भी हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं, मतलब उसका वॉल्यूम हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या होगा इसका फॉर्मूला, साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज साइड क्यूब। समझ में आ रहा है, हैं? तो मास उसका कुछ होगा, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। क्लियर। तो भाई इफ इट इज अ रेगुलर सॉलिड, इस ये सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारे को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर सॉलिड। क्या, रेगुलर सॉलिड, जिसके हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, जिसके हम फॉर्मूला जानते हैं, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड एल इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए इंटू ए, साइड इंटू साइड इंटू साइड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा पाई पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तब कैसा होता है ये जो इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का राइट सर्कुलर कोन होता है। ओके, ये जो है इस तरीके का राइट सर्कुलर कोन, राइट। तो उसका भी हम लोग को फॉर्मूला पता है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। तो ये सारे क्या है, रेगुलर सिलेंडर्स हैं, जिसके हम लोग को मास पता होगा, हम लोग वेट कर लेंगे, और वॉल्यूम हम लोग को पता है, बस अप्लाइंग द फॉर्मूला वी कैन गेट द वॉल्यूम ऑफ दैट रेगुलर सॉलिड। समझ में आ रहा है। तो ये तो आपके क्या है, रेगुलर सॉलिड्स हैं। अगर आपका कुछ इस प्रकार का सॉलिड होगा तो कैसे करोगे, इसका वॉल्यूम निकालना क्या आपके लिए आसान बात है, इसके लिए क्या कुछ फॉर्मूला है, लेकिन इसका भी तो कुछ वॉल्यूम होगा ही, ऐसा नहीं है कि इसका कुछ वॉल्यूम नहीं होगा, इसका ऑब्वियसली कुछ तो कुछ वॉल्यूम होगा, लेकिन इसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि उसके शेप जो है क्या है, रेगुलर नहीं, उसके शेप्स क्या है, इरेगुलर शेप्स। तो इसका हम कैसे जो है निकालेंगे, ठीक है, इसका हम कैसे डेंसिटी निकालेंगे। मास तो चलो हमने वेट कर दिया, मास निकल गया, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, और वॉल्यूम निकालने से ही तो हम डेंसिटी निकाल पाएंगे। हाँ, तो हम लोग ये जानते हैं कि कैसे जो है इरेगुलर शेप का डेंसिटी निकाल सकते हैं, हाउ टू फाइंड डेंसिटी ऑफ इरेगुलर शेप, ठीक है, हाउ टू फाइंड डेंसिटी ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स या इरेगुलर शेप्स के कुछ सॉलिड्स होंगे जो मेक श्योर हेवियर देन वाटर। ओके, हेवियर देन वाटर, क्योंकि अगर वाटर से लाइट होगा तो फिर इसका एक अलग प्रोसीजर होगा, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो हम लोग क्या मेथड अपनाएंगे, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या होता है ये वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, देखिएगा। सपोज एक जो है इरेगुलर सॉलिड, कुछ इस प्रकार का इरेगुलर सॉलिड, सपोज दिस इज स्टोन। ओके, स्टोन क्या कुछ शेप का होता है क्या, नहीं, कुछ होते हैं, कुछ स्टोन्स शेप के भी होते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम स्टोन्स जो हैं इरेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। तो ये वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, पहले apparatus रिक्वायर्ड, याद रखिएगा, ठीक है, apparatus रिक्वायर्ड, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कैसे जो है हम एक इरेगुलर स्टोन का वॉल्यूम निकालेंगे। देखिए apparatus रिक्वायर्ड के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, पहला तो एक मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। फिर हम लोग को क्या चाहिए, एक स्टोन चाहिए, ऑब्वियसली इसी का तो वेट हम लोग नाप रहे हैं, ठीक है। फिर इसको लटकाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक थ्रेड चाहिए, सूता। ओके, एक सूता चाहिए, थ्रेड चाहिए। ओके, फिर चौथा चीज जो इसके लिए चाहिए वो है पानी, वाटर तो चाहिए ही,
ठीक है, क्योंकि वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड है। ठीक है, वाटर और कुछ चाहिए होगा तो फिर मैं लास्ट में ऐड करता हूँ, अभी के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग एक मेजरिंग बीकर लेंगे। ओके, मेजरिंग बीकर ले, ठीक है। मेजरिंग बीकर को पहले हम लोग क्या करेंगे, वेट कर लेंगे। ठीक है, तो और इसका हम लोग बोल देंगे कि मास क्या है, m1, मास ऑफ क्या, empty मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, इसका मास को मैं सपोज ले लेता हूँ क्या, m1। ओके, इसका मास है क्या, m1। क्लियर। अब इसमें मैंने क्या किया, पानी भर दिया। ठीक है, पानी भर देने के बाद फिर मैं उसको क्या करूंगा, वेट करूंगा। ठीक है, तो फिर मास ऑफ मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है, मास ऑफ मेजरिंग सिलेंडर विथ वाटर, मास ऑफ मेजरिंग सिलेंडर विथ वाटर क्या होगा, m2। ठीक है, हमने इसमें पानी भर दिया है। ठीक है, और पानी भरने के बाद फिर हमने उसको जो है वेट किया। ओके, किसके लिए, हाँ एक और चीज हम लोग को यहाँ पर चाहिए, पहले से मैं बता दे रहा हूँ, एक बीम बैलेंस चाहिए। ठीक है, नापने के लिए एक बीम बैलेंस भी चाहिए। ओके, इसमें हम लोग नापा जो कि करेंगे। ठीक है, तो ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, थ्रेड लाऊंगा, एक मोटा थ्रेड होगा, पतला सा थ्रेड मत लीजिएगा। ठीक है, ये तो बीच पर टूट जाएगा। एक मोटा सा थ्रेड लीजिएगा और इसमें आप क्या करिएगा, स्टोन को जो है बांध दीजिएगा। ठीक है, स्टोन को बांध दीजिएगा। अब स्टोन को बांध देने से क्या होगा, देखिए, जैसे कि मैंने एक थ्रेड लिया और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक स्टोन बांध दिया। ठीक है, थ्रेड लिया मैंने, एक स्टोन बांध दिया। ओके, अलग ये कलर से बताते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, थ्रेड लिया है और यहाँ पर एक तो जो है ऐसा स्टोन जो है डाला है। ठीक है, राइट, ये स्टोन मैंने डाला। अब ये स्टोन डालने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली ये जो पानी है, ये सोच लीजिए यहाँ तक था। ओके, ये स्टोन नीचे डूबने, मेक श्योर कि ये स्टोन यहाँ पर नीचे नहीं लगेगा। ओके, बीकर के अंत में नहीं लगना चाहिए ये स्टोन को, तो फिर अगर अंत में लग जाता है तो क्या है, अच्छा हम लोग को रीडिंग्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको हवा में रखना है। ठीक है, हवा में रखना है। तो ये स्टोन को हम लोग रखने के कारण पानी का लेवल थोड़ा क्या होगा, ऊपर होगा, होगा कि नहीं, कुछ इतना ऊपर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ, फिर से हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, मास ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, मास ऑफ मेजरिंग सिलेंडर विथ वाटर एंड क्या, स्टोन, विथ वाटर एंड स्टोन, और इसका मास को हम लोग लेंगे क्या, m3। ठीक है, विथ वाटर एंड स्टोन, इसका मास को हम लोग लेंगे m3। अभी आप देखिएगा कि स्टोन जाने की वजह से, स्टोन अंदर जाने की वजह से मास इतना बढ़ रहा है ना। तो ये मास कितना, ये यहाँ तक तो मास m2 था। ठीक है, m2 था, और ये पूरा मास को मैंने कितना बताया, पूरा मास को कितना बताया, m3। तो ये वाला मास कितना होगा, m3 माइनस m2, ये होगा ना राइज इन क्या, वाटर लेवल, राइज इन वाटर लेवल ड्यू टू क्या, स्टोन, स्टोन के वजह से वाटर लेवल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो जस्ट बिकॉज ये जो राइज ऑफ लेवल हुआ, यही मेरा वॉल्यूम ऑफ स्टोन होगा, होगा कि नहीं, हाँ, राइज ऑफ वाटर लेवल जो हुआ वही मेरा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्टोन, राइज ऑफ वाटर लेवल, दैट इज m3 माइनस m2, m3 माइनस m2। तो ये हम लोग को क्या मिलने वाला है, ठीक है, ये हम लोग को क्या मिलने वाला है, m3 माइनस m2 करने से हमें वॉल्यूम ऑफ स्टोन मिलेगा। ठीक है, वही राइज ऑफ वाटर लेवल इज ड्यू टू व्हाट, एडिशन ऑफ स्टोन। तो यहां से इनडायरेक्टली हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ स्टोन।
ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्टोन। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, आपके रिजल्ट जो आने वाले हैं, सपोज ये मैंने बता दिया, पहले M2 पानी की वजह से कितना था, 65 ml कुछ था, ठीक है, और जैसे ही मैंने स्टोन डाला तो वाटर का लेवल इंक्रीज हो गया, वाटर का लेवल इंक्रीज होकर कितना हो गया, 76 ml हो गया। तो इससे आपको वॉल्यूम ऑफ स्टोन पता चल गया, पहले कितना था 65, और स्टोन गिरने की वजह से कितना हो गया 76, तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्टोन कितना होगा 76 माइनस 65, दैट इज 11 ml। ठीक है, तो यहाँ पर तो चीज़ें ml में आया, और ml अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है, ml के बारे में पढ़े हैं क्या, लेकिन एक चीज आप जानिए क्या, 1 ml इज इक्वल टू क्या होता है 1 cm, 1 ml इज इक्वल टू 1 cm3, तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन हम लोग का कितना होगा 11 cm3, ठीक है 11 cm3, और आपका मास ऑफ स्टोन तो आपने पहले से क्या किया होगा, मेजर किया ही होगा, मास ऑफ स्टोन दैट इज व्हाट S1 लिख के मान लीजिएगा, मास ऑफ स्टोन क्या है S1, पहले से आपने नापा होगा, तो आप डेंसिटी ऑफ स्टोन निकाल सकते हो, डेंसिटी ऑफ स्टोन क्या होगा, डेंसिटी ऑफ स्टोन क्या होगा, D मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, तो मास आपका क्या है S1 और वॉल्यूम आपका क्या है M3 माइनस M2, ठीक है, जो हमने एक रफ वैल्यू लिया था जो कितना आया था 11 cm3, तो वही है M3 माइनस M2 करोगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ स्टोन मिल जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक इरेगुलर सॉलिड का मास निकालेंगे, ठीक है, इरेगुलर सॉलिड का मास निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, और फिर लास्ट में क्या निकालेंगे, डेंसिटी निकालेंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्लियर। अभी यूरेका केन मेथड क्या होता है, ठीक है, अब यूरेका केन मेथड भी बिल्कुल उसी की तरह है, ठीक है, बस ओनली चीज क्या है, कुछ चीजें बहुत बड़े होते हैं तो मेजरिंग सिलेंडर के मुंह में जाएगा कैसे, हाँ, बड़े होने के कारण मेजरिंग सिलेंडर के मुंह में जाएगा नहीं, फिर तब हमें क्या चाहिए, यूरेका केन चाहिए, ठीक है, तो वो आसानी से क्या करेगा, चीजों को वेट कर पाएगा, चीजों का वॉल्यूम निकाल पाएगा, क्योंकि यूरेका केन के माउथ क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, ओके, कुछ ऐसा जो है यूरेका केन होता है, राइट। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वही यूरेका केन के पहले मैं यहाँ पर अभी जो है नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम लोग एम्प्टी यूरेका केन का मास ले लेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग दे देंगे क्या M1, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, पानी भर देंगे, ठीक है, कितना तक पानी भर, यहाँ तक पानी भर देंगे पूरा, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक पूरा पानी भर देंगे, ठीक है, यहाँ तक पानी भर देंगे, ठीक है, अब यहाँ तक पानी भर देने से क्या होगा, ऑब्वियसली जो ज्यादा पानी मैंने भरा हुआ है वो वहां से निकल जाएगा, स्पाउट से क्या होगा, निकल जाएगा, राइट, और यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, एक मेजरिंग सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर या मेजरिंग बीकर मैंने रखा हुआ है, ठीक है, ये सारे एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा पानी निकल के लास्ट में पानी कितना बचेगा, जितना हमें चाहिए, कहाँ तक, उसके ये जो स्पाउट का लेवल है ना, यहाँ तक पूरा पानी रहेगा, है कि नहीं रहेगा, और एक्स्ट्रा पानी सारा क्या हो जाएगा, ये मेजरिंग सिलेंडर में निकल जाएगा, तो सपोज कुछ पानी ऐसा निकला, कुछ पानी ऐसा निकला, राइट, फिर मैं क्या करूंगा, ये जो एक्स्ट्रा पानी निकला है उसको फेंक दूंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा पानी को मैं फेंक दूंगा, और फिर ला के लगा दूंगा यहाँ पर क्या, बीकर, यहाँ पर फिर से लगा दूंगा, इसको ड्राई करूंगा, ठीक है, और जो है यहाँ पर फिर से लगा दूंगा, किसके अंदर, यूरेका केन के जो स्पाउट के अंदर। क्लियर। अब जनरली क्या होगा, देखिए यहाँ पर पानी कहाँ तक भरा हुआ है, स्पाउट लेवल तक भरा हुआ है, ठीक है, फिर मैं उसको क्या करूंगा, वेट करूंगा, ठीक है, वेट करने से मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा, यूरेका केन विथ क्या, वाटर, यूरेका केन विथ वाटर, और ये मास को मैं लूंगा क्या, M2, ये मास को लूंगा M2, अब इसमें फिर वही थ्रेड लूंगा, और एक जो है इसमें क्या करूंगा, स्टोन
डाल दूंगा, ठीक है। स्टोन डाल देने के कारण क्या होगा, वाटर लेवल इंक्रीज होगा, और जितने वाटर लेवल इंक्रीज होंगे वो क्या करेंगे, स्पाउट के थ्रू निकल जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर स्टोन डाल रहे हैं तो वो राइज होगा, वाटर लेवल राइज होगा, और वाटर लेवल राइज होने से क्या होगा, सारे जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएंगे क्या, थ्रू स्पाउट, और यहाँ पर पानी कलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा पानी जो निकल रहा है स्पाउट से, ठीक है, वही होगा क्या, ये वॉल्यूम ऑफ स्टोन। ये स्टोन गिरने के वजह से जो है एक्स्ट्रा ओवरफ्लो हुआ ना, तो जो भी राइज ऑफ लेवल हुआ वाटर का वो क्या निकल जाएगा, मेजरिंग सिलेंडर में आ जाएगा, गिर जाएगा, मेजरिंग सिलेंडर में गिर जाएगा ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ स्टोन। समझ में आया। तो ये यूरिका केन विथ वाटर है आपका क्या, M2। और जनरली क्या होगा, यहाँ पर पानी सारा गिर गया, यहाँ पर ये जो पानी गिरा ना, ये बताएगा मुझे क्या, वॉल्यूम ऑफ क्या, स्टोन, वॉल्यूम ऑफ स्टोन। क्योंकि यहाँ पर सपोज एक्स्ट्रा पानी गिरने की वजह से, सोच लीजिए 20 ml पानी गिरा एक्स्ट्रा, ओके, तो ये क्या होगा 20 cm3, ठीक है, और 20 cm3 होगा आपका वॉल्यूम ऑफ स्टोन। क्योंकि स्टोन हमने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर, स्टोन इंट्रोड्यूस करने की वजह से ही तो पानी निकला, और कहाँ पर गिरा, ये मेजरिंग सिलेंडर पे गिरा, ओके। तो यहाँ पर भी हम लोग डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी कैसे निकालोगे, ऑलरेडी आपने मास ऑफ स्टोन जो है मेजर कर रखा है, और ये मास को क्या लिया हुआ है, सोच लीजिए S1, तो मास बाय वॉल्यूम होगा, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, तो वही मास तो है आपका S1, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्टोन क्या है आपका, सिलेंडर में जो पानी कलेक्ट हुआ है, ठीक है, सिलेंडर में जो पानी कलेक्ट हुआ है इसको आप ले लीजिएगा क्या, M3, ठीक है, सिलेंडर में जो पानी कलेक्ट हुआ है इसको आप ले लीजिएगा M3, ओके, राइट, हाँ, होगा ना। नहीं तो आप एक काम करिएगा, यहाँ पर अगर ये बीकर, एम्प्टी बीकर का जो है मास को ले लीजिएगा क्या, M3, और एम्प्टी बीकर का मास को M3 लेने से इसमें पानी भर जाएगा, किसके वजह से, ओवरफ्लो होने के लिए, तो इसका मास को ले लीजिएगा क्या, M4 विथ क्या, मास ऑफ बीकर विथ वाटर, मास ऑफ बीकर विथ वाटर, मास ऑफ बीकर विथ वाटर, और M3 क्या होगा, सिर्फ मास ऑफ एम्प्टी बीकर, मास ऑफ एम्प्टी बीकर, ठीक है, मास ऑफ एम्प्टी बीकर, क्लियर। तो ये क्या होगा, वॉल्यूम यहाँ पर M4 माइनस M3, M4 माइनस M3, ठीक है, M4 माइनस, क्लियर। तो ये है आपका यूरेका केन मेथड। क्वेश्चंस करेंगे इसमें तो समझ में आएगा। नाउ हाउ टू फाइंड डेंसिटी ऑफ इरेगुलर सॉलिड लाइटर देन वाटर। अगर बहुत ही ज्यादा क्या है, लाइटर है, जैसे कि मैंने जो है सोच लो एक कॉर्क, खेलते हो ना आप कॉर्क, हाँ, कॉर्क, ठीक है, वो पतला सा, ओके, फेदर का कॉर्क, उसका मुझे क्या करना है, डेंसिटी निकालना है, तो वो तो पानी में डूबेगा ही नहीं, है ना, थोड़े ना आप हाथ लोगे और उसको डुबाओगे, तो पता नहीं चलेगा। और थ्रेड में आप डुबाना चाहोगे तो वो डूबेगा नहीं, क्योंकि वो लाइटर देन वाटर है। तब कैसे करोगे, तब उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, डुबाना तो जरूरी है, डुबाने से ही तो पता चलेगा हमें, हाँ। तो यहाँ पर भी वही चीज करिएगा, पहले मेजरिंग सिलेंडर लीजिएगा, ठीक है, सेम चीज करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, मेजरिंग सिलेंडर लीजिएगा, उसका मास कलेक्ट कर लीजिएगा, मास ऑफ एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है, MC लिख रहा हूं मैं, मास ऑफ एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर क्या होगा वो, M1, ठीक है, राइट। इसमें फिर मैं क्या करूंगा, पानी भर दूंगा, ठीक है, इसमें पानी भर दिया इतना, ओके, तो ये हो जाएगा फिर मास ऑफ मेजरिंग सिलेंडर विथ क्या, वाटर, इसका सोच लो होगा क्या, M2, है ना। फिर वही थ्रेड लाऊंगा, ओके, थ्रेड लाऊंगा और स्टोन लाऊंगा, स्टोन के मदद से मैं कॉर्क का फेदर, कॉर्क का वेट निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो वही थ्रेड लाया और फिर यहाँ पर एक क्या होगा,
स्टोन होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है एक स्टोन होगा। स्टोन आने के कारण क्या हो जाएगा, राइज इन वाटर लेवल देखने को मिलेगा, थोड़ा और ऊपर हो जाएगा, है ना। राइज इन वाटर लेवल, ये जो है आपका राइज इन वाटर लेवल है। राइज इन वाटर लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा मास ऑफ मेजरिंग सिलेंडर विथ वाटर एंड स्टोन, तो ये हो जाएगा क्या, M3, ठीक है। फिर मैं लाऊंगा क्या, मेरा कॉर्क, ओके। मेरा जो है कॉर्क लेके आऊंगा और मैं क्या करूंगा, इसमें डाल दूंगा, ठीक है, इसमें लगा दूंगा, टाई कर दूंगा, ठीक है। किसमें, ये स्टोन के साथ। तो स्टोन के साथ अगर मैं ये कॉर्क को टाई कर दिया तो वो डूब जाएगा, क्योंकि स्टोन क्या है, हैवी ऑब्जेक्ट है। तो वो तो खुद डूबेगा, तो साथ में किसको लेके डूब रहा है, कॉर्क को भी लेके डूब रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है एक ऐसा कॉर्क लगा देंगे, ठीक है। ये सोच लीजिए कॉर्क है, ये भी डूब गया। ये डूब जाने के कारण फिर थोड़ा मास बढ़ने को मिलेगा, थोड़ा मास और बढ़ जाएगा कि नहीं, है? कॉर्क का मास भी जो है इसमें शामिल हो जाएगा। तो थोड़ा जो है वाटर लेवल का वॉल्यूम और थोड़ा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अब फिर क्या बोलोगे, मास ऑफ मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है, मास ऑफ मेजरिंग सिलेंडर विथ, ठीक है, एंड वाटर स्टोन एंड क्या, वाटर स्टोन एंड कॉर्क, ठीक है। ये क्या होगा, M4, ठीक है। ये होगा क्या, M4। तो अब हमें यहाँ से निकालना है क्या, कॉर्क का मास। यहाँ पर क्या निकालना है मुझे, कॉर्क का वॉल्यूम निकालना है। मास तो हम लोग जान जाएंगे, वेइंग बैलेंस से आप कॉर्क का जो है मास ले लीजिएगा क्या, C1, ओके, C1 ले लीजिएगा मास, ओके। और डेंसिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मास बाय वॉल्यूम। तो मास तो हमने मेजर कर ही रखा है कॉर्क का, दैट इज C1। वॉल्यूम क्या होगा, ऑब्वियसली आपको पता है कि मास ऑफ क्या, मेजरिंग सिलेंडर विथ वाटर एंड स्टोन क्या होगा, M3। इसमें क्या शामिल है, M3 में क्या शामिल है, ये एम्प्टी बीकर, मतलब बीकर का भी वेट तो शामिल है ना M3 में। बीकर का वेट भी शामिल है, पानी का वेट भी शामिल है, और स्टोन का वेट भी शामिल है। तीनों मिलके कितना है, M3। और इसमें क्या है, देखिए वही मेजरिंग सिलेंडर का तो है, या बीकर जो भी है वो आपने लिया हुआ है, वाटर का भी है, स्टोन का भी है, एक्स्ट्रा क्या है, कॉर्क। तो यहाँ पर सोच लीजिए, ये सोच लीजिए आपका 60 ml होगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 65 ml। तो आपका यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कॉर्क मिल गया। वॉल्यूम ऑफ कॉर्क कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉर्क कितना होगा, 5 ml होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कॉर्क 5 ml होगा, ठीक है। कॉर्क का जो है वो 5 ml एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, M4 माइनस M3, ठीक है, M4 माइनस M3। तो यहाँ पर आपको एक कॉर्क का वैल्यूम मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये है आपका डेंसिटी ऑफ क्या, इरेगुलर सॉलिड विच इज लाइटर देन वाटर, ठीक है। अगर लाइटर देन वाटर है तो आपको इस तरीके से फिर जो है निकालना है, राइट। एक एक तो क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा, राइट। अब और एक चीज है मैं आपको बताना हूँ, द मेटल और द स्टोन पीस यूज्ड along with the irregular solid lighter than water is called sinker। ये याद रखिएगा, ठीक है। जो यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा मटेरियल लिया ना, स्टोन, इसका तो कुछ काम नहीं था, लेकिन हम लोग को इसका वॉल्यूम जानने के लिए हमने ये यूज किया, स्टोन यूज किया, या कुछ मेटल चीज मैंने यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, सिंकर। क्यों सिंकर, क्यों, क्योंकि यही तो डुबाने में मदद कर रहा है, हैं? यही जो है डुबाने में मदद कर रहा है, नहीं तो नहीं डूबता बेचारा वो, ओके। वो ये आया बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं डूबेगा मैं डुबाऊंगा तुझे, ओके। मैं तो डूब ही रहा हूँ, तू क्यों नहीं डूबेगा, तेरे को लेके साथ डूबूंगा बोल के आता है वो, ओके। तो दैट इज व्हाट, सिंकर, राइट। अभी हाउ टू फाइंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये तो हमने सॉलिड का डेंसिटी निकाल लिया। अब लिक्विड का डेंसिटी, सपोज मेरे को मिल्क का डेंसिटी निकाल,
ठीक है। मिल्क का, अरे मिल्क का डेंसिटी आपको निकालना है, ठीक है। तो मिल्क का डेंसिटी कैसे निकालोगे आप? मिल्क का डेंसिटी कैसे निकालोगे बताओ। फिर से वही करना है, एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर लेना है, उसका मास जो है m1 होगा, mt है ना, m1 होगा, ठीक है। और एक केन में सोच लीजिए, एक मेजरिंग केन है, इसमें मैंने जो है मिल्क लिया हुआ है, ठीक है। और ये जो है केन कितना का है, 100 ml का, ठीक है। केन जो है 100 ml का है, इसमें मैंने नाप के क्या लिया हुआ है, दूध लिया हुआ है, ठीक है। और ये दूध मैं डाल दूंगा अब इसमें, ठीक है। ये जो 100 ml दूध जो है मैं किस में डाल दूंगा, मेजरिंग सिलेंडर में डाल दूंगा। तो मेजरिंग सिलेंडर में डाल देने से ये थोड़ा बढ़ जाएगा। ये क्या चीज़ है, मिल्क है। इसके वजह से फिर उसको हम लोग नापेंगे, ठीक है। तो इसको नापने से हम लोग को क्या मिलेगा, मास ऑफ एम्प्टी बीकर प्लस, या मास ऑफ एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर प्लस क्या होगा, मिल्क, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, m2। तो वहां से हम लोग को मास ऑफ मिल्क तो मिल ही जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, मास ऑफ मिल्क। मास ऑफ मिल्क क्या होगा, m2 माइनस m1। और अगर मुझे मास ऑफ मिल्क मिल गया, वॉल्यूम तो ऑलरेडी जानता हूँ मैं कितना डाला हूँ, 100 ml डाला हूँ, तो m2 माइनस m1 बाय क्या, 100 ml। तो दैट विल गिव यू व्हाट, डेंसिटी ऑफ मिल्क। क्या देगा हमें, डेंसिटी ऑफ मिल्क, मास बाय वॉल्यूम। क्लियर। वही अगर हम लोग पिकनोमीटर, सेम चीज है, ठीक है। पिकनोमीटर को हम लोग कभी कभी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल भी बोलते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल, ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल, या फिर डेंसिटी बोतल, ठीक है, क्या, डेंसिटी बोतल। ये कुछ ऐसा होता है, इसके ऊपर जो है कुछ इस तरीके का आप देख लीजिएगा, इस तरीके का जो है रहता है वो, ठीक है। और यहाँ पर एक तो क्या लगा होता है, स्टॉपर लगा होता है, ठीक है, ढक्कन, ओके। तो ये हम लोग सपोज पानी भर दिया, यहाँ तक भर दिया सोच लीजिए, ठीक है, यहाँ तक मैंने पानी भर दिया, या मिल्क भर दिया, या ऑयल भर दिया, ठीक है, ऑयल भर दिया सोच लीजिए, ठीक है। ऑयल भर देने के वजह से क्या होगा, अब मैं ये ढक्कन लगाऊंगा, ठीक है। ये ढक्कन लगाने से क्या होगा, ऑब्वियसली सारा मिल्क उछलेगा, जो अंदर मैंने रखा हुआ है, या जो मैंने ऑयल रखा हुआ है अंदर, वो क्या करेगा, उछलेगा, क्योंकि वो ढक्कन जाएगा अंदर, है ना। ढक्कन अंदर जाने से वो सारा बाहर निकल आएगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मिल्क मैंने डाला हुआ है, या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑयल मैंने डाला हुआ है, बाहर निकल आएगा। तो बाहर निकल आने के बाद फिर आप उसको पोंछ दीजिएगा, अपने कुछ कॉटन क्लोथ्स या कुछ लीजिएगा, ठीक है, ड्राई क्लोथ्स, उससे आप पोंछ दीजिएगा, ओके। और पहले से आपने क्या किया हुआ है, ये डेंसिटी बोतल का मास लिया हुआ है, एम्प्टी डेंसिटी बोतल का, जिसका मास क्या है, m1। और इसमें मैंने डाला हुआ है क्या, कुछ ऑयल डाला हुआ है या कुछ मिल्क डाला हुआ है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा मिल्क तो निकल गया, मतलब अभी कितना मिल्क है, जितना होना चाहिए, है कि नहीं। ढक्कन डालने के बाद जितना मिल्क होना चाहिए पूरा कंप्लीटली क्या है, पैक है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो था वो तो निकल गया ढक्कन डालने से, स्टॉपर डालने से, ठीक है। तो अब क्या होगा, m2 क्या होगा, डेंसिटी बोतल का वेट प्लस क्या, डेंसिटी बोतल का वेट प्लस मिल्क, या फिर आपने क्या लिया हुआ है, ऑयल, ऑयल हो सकता है, मिल्क हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और ये m1 क्या है, एम्प्टी डेंसिटी बोतल का क्या, मास, एम्प्टी डेंसिटी बोतल का मास। तो अब यहाँ पर आप निकाल सकते हो, हाँ। अब मैं बोल दे रहा हूँ कि ये जो मैंने सोच लीजिए ये नापा, ये कितना आया, डेंसिटी बोतल प्लस मिल्क का सोच लीजिए मास आया 120 ml। और पहले एम्प्टी डेंसिटी बोतल का कितना था मास, सॉरी ml में बोल रहा हूँ, मास कितना था 20 ग्राम, और ये डालने के बाद आया 120 ग्राम, राइट। हाँ, तो यहाँ से क्या होगा,
हम लोग को मास ऑफ मिल्क मिल जाएगा। मास ऑफ मिल्क कितना होगा? 100 ग्राम होगा, क्योंकि खाली का कितना था? 20 ग्राम, और लिक्विड भर देने से कितना हो गया? 120 ग्राम। ओके, तो मास ऑफ मिल्क मेरे को मिल गया 120 ग्राम बाय 120 ग्राम माइनस 20 ग्राम, तो दैट इज व्हाट? M2 माइनस M1 बाय वॉल्यूम। ठीक है, बाय वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम आप नाप के ही तो डाल रहे हो कुछ। ओके, तो ये आपका डेंसिटी मिल जाएगा M2 माइनस M1 बाय वॉल्यूम। ओके, आप पहले से कुछ मेजरिंग केन से आपने कुछ मेजर किया होगा और ये डाला होगा। ठीक है, राइट, तो ये वॉल्यूम होगा। क्लियर? तो M2 माइनस M1 बाय V। तो पिकोनोमीटर याद रखिएगा। अब आता है क्या? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? उसका कुछ यूनिट नहीं होता, वो डेंसिटी के रेस्पेक्ट में हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। सपोज मुझे मिल्क का डेंसिटी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? उसको कंपेयर करूंगा किससे? वाटर से। ठीक है, अगर मुझे सोच लीजिए कॉपर का डेंसिटी चाहिए, या एल्यूमिनियम का डेंसिटी चाहिए, या किसी का भी मुझे डेंसिटी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? उसको कंपेयर करूंगा सिर्फ और सिर्फ वाटर से, क्योंकि वाटर का डेंसिटी क्या है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इजी होगा सभी को मेजर करना विथ रेस्पेक्ट टू क्या? वाटर। तो याद रखिएगा, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? RD इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस यू आर मेजरिंग। कुछ भी सब्सटेंस हो सकता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय क्या? डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा, एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अगर अभी मैं क्या करूंगा, ये जो सब्सटेंस का डेंसिटी जो मैं निकाल रहा हूं, उसका वॉल्यूम और पानी का वॉल्यूम इक्वल होगा। ठीक है, इफ वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस यू आर मेजरिंग, if volume of substance you are measuring is equal to volume of क्या? water, volume of water at 4 डिग्री सेल्सियस, तो फिर RD का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होगा? मास ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, है कि नहीं? मास ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? मास ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? होगा कि नहीं होगा? अब मैं बोल रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस और वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है? इक्वल है। ठीक है, सेम है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, और रेसिप्रोकल मतलब ये दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। इक्वल होने से, इक्वल नहीं होने से तो नहीं कटेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ केस इक्वल हो गया, वॉल्यूम इक्वल हो गया, तो फिर इसका जो है क्या बन जाएगा? अगर ये ऊपर गया तो ये हो जाएगा, तो फिर इसका RD का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मास ऑफ सब्सटेंस बाय क्या? मास ऑफ वाटर। मास ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये एक और फॉर्मूला बन जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक और जो है डेफिनेशन बन जाएगा। ठीक है, it can also be defined as the ratio of mass of given volume of the substance to the mass of an equal volume of water at 4 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया ये डेफिनेशन कहाँ से आया? वो जो है एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि डेंसिटी बाय डेंसिटी कर रहे हो या मास बाय मास कर रहे हो, मतलब केजी बाय केजी, तो कट ही जाएगा ना, तो उसका कुछ यूनिट होगा क्या? नहीं होगा। व्हाई डू वी कंसीडर डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस ओनली? ये सवाल तो आपने कभी मेरे को पूछा ही नहीं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ 4 डिग्री 4 डिग्री 4 डिग्री, क्यों 4 डिग्री ही क्यों? बाकी सब डिग्री क्यों नहीं? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस में ही डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस में ही वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
क्योंकि अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। और हम लोग को एक्सपेरिमेंटली पता है कि हाँ 4 डिग्री सेल्सियस में ही डेंसिटी क्या होता है, 1 होता है। आगे जाके पढ़ोगे, दैट इज नोन एज एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है पानी का, जो 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, 1 होता है। ओके, उसका डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम लोग और बढ़ाते जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा पानी का, बढ़ते जाएगा। और अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दिए, डेंसिटी बढ़ते जाएगा वाटर का, तो फिर हम क्या मेजर कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे, नहीं। हम कंपेयर इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, 1 है, तो ये इजी होगा हम लोग को कंपेयर करने के लिए, इसलिए कर रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ओनली एट व्हाट, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। The mass of an object remain constant. ओके, मास क्या है, सोच लीजिए एक ऑब्जेक्ट का कभी बदलेगा क्या, हाँ। मैं सपोज यहाँ खड़ा हूँ, अभी मैं आपके पास आके खड़ा हो गया, तो क्या मेरा मास बदल जाएगा, नहीं, मेरा मास तो वही रहेगा। बट द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। लेकिन टेम्परेचर के वजह से वॉल्यूम बेशक जो है क्या हो सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, ओके। एक चीज का वॉल्यूम जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि टेम्परेचर से कोई चीजें कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कोई चीजें क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, ओके। तो जनरली द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके, इंक्रीजेस ऑन हीटिंग एंड डिक्रीजेस ऑन कूलिंग, क्योंकि हमें पता है कि हीट अगर हम लोग करेंगे तो चीजें क्या होगा, एक्सपैंड होगा, और अगर हम लोग उसको क्या करते हैं, कूल करते हैं, तो वो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। Since density of an object is the ratio of its mass and volume, hence density of an object decreases with increase in volume and due to rise in temperature and vice versa, ठीक है। क्यों, ये रीजन क्या दिखे, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी जो है मास बाय वॉल्यूम है। अगर सोच लीजिए मेरा मास फिक्स है 50 है, मेरा मास फिक्स है 50 कीजिए, ओके, वॉल्यूम अगर मेरा सोच लीजिए 10 है, वॉल्यूम मेरा 10 है, तो डेंसिटी कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। डेंसिटी मेरा कितना आएगा, 5 आएगा कि नहीं, लेकिन अगर मैं मेरा ये वॉल्यूम को क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा, ठीक है। वॉल्यूम को बढ़ा दिया, 10 से क्या कर दिया, 10 से क्या कर दिया, 10 से मैंने 25 कर दिया, मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, 10 से कितना कर दिया, 25। तो डेंसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, डेंसिटी क्या हो रहा है, कम रहा है कि बढ़ रहा है, कम रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, 25 2 जा 50, राइट। तो वाइस वर्सा हो रहा है ना, मतलब मैं अगर वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूं तो मेरा डेंसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, और अगर डेंसिटी को मतलब वॉल्यूम को अगर मैं क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो डेंसिटी मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वही चीज वो बताया, द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ इट मास एंड वॉल्यूम, एंड डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम। इंक्रीज इन वॉल्यूम 10 से 25 कर दिया, तो मेरा डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उसका उल्टा, ओके। और ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज होने से ही वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम तो ऐसे अपने आप तो नहीं बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी घट रहा है या कम रहा है, ओके। भाई वो बता रहा है, तो यही चीज एक एग्जांपल में लिया हुआ है। सपोज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज m एंड इट्स वॉल्यूम एट नॉर्मल टेम्परेचर इज v, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर में उसका वॉल्यूम कितना है, v, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन इट्स वॉल्यूम चेंजेस टू v1। अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है कुछ टेम्परेचर, तो ये फर्क क्रिएट करेगा वॉल्यूम में, है कि नहीं, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो जैसे ही अगर कुछ टेम्परेचर में हम लोग को ऊपर नीचे देखने को मिलता है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज हो जाएगा टू क्या, v1। तो वही अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मेरे को बताइए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये जो वॉल्यूम है v1 वो क्या होगा, v से ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा,
क्यों? क्योंकि अगर देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, चीजों का वॉल्यूम बढ़ता है, और अगर चीजों का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल टेम्परेचर में V है तो V1 क्या होगा, बड़ा होगा। और अगर V1 बड़ा है, ठीक है, V1 बड़ा है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज डेंसिटी क्या, डिक्रीज, ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज। तो डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, V1, V1 का डेंसिटी कम होगा ना। हाँ, अभी सोच लीजिए मास जो है m है, नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, V है, राइट। अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। सोच लीजिए ये 50 है और मेरा वॉल्यूम क्या है, सोच लीजिए 10 है, ओके। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो मेरा वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होकर सोच लीजिए 25 हो गया, ठीक है। अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये 50/10 कितना हो गया, सोच लीजिए 5, और 50/25 कितना हो गया 2। तो कौन बड़ा है, 5 बड़ा है ना, डेंसिटी बड़ा है, ठीक है। तो m/v बड़ा है m/v1 से, ठीक है। m/v बड़ा है, ये जो है उल्टा कर दीजिए, ये v होगा और ये क्या होगा, v होगा। m/v जो है बड़ा है किससे, m/v1 से, राइट। और व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और वॉल्यूम डिक्रीज होने से डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो नया डेंसिटी मिल रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। नया डेंसिटी जो मिल रहा है वो बड़ा होगा, तो ये भी इस तरफ होगा, ये v होगा, ठीक है। और ये जो है जनरली क्या होगा, v होगा, और ये v1 होगा, ओके। तो ये थोड़ा स्लाइड मिस्टेक था, उसको आप सही करिएगा, ओके। समझ में आया आपको ये वाला चीज। फिर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है। A cuboid of iron has dimension 6 cm into 4 cm into 3 cm। एक आयरन का क्यूबॉइड है और इसका डायमेंशन कितना है, 6 into 4 into 3। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। 6 into 4 कितना, 24, 24 into 3 72 cm। इफ द आयरन क्यूबॉइड वे दिया हुआ है, ठीक है, मास दिया हुआ है, मास कितना है 560 ग्राम। तो आपको निकालना है क्या, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, दैट इज 560/72। 560/72 कितना आएगा आंसर, बताइए। 4 से जाएगा 140, और ये 4 से जाने से कितना होगा 18, ओके। फिर ये जाएगा सोच लीजिए 70, और ये 9, तो 70/9, 9 कितना जा, 9 7 जा, 9 7 जा कितना 63, बचा 7, 77, 7.77 ऐसा आएगा, ओके। ग्राम पर सेंटीमीटर क्या क्यूब, क्योंकि ये ग्राम में और ये किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। ये क्यूब होगा, ओके, क्योंकि cm इंटू cm इंटू cm होगा ना। समझ में आया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 लीटर पैक ऑफ कुकिंग ऑयल वे 920 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखिए कुकिंग ऑयल का एक पैक है, सोच लीजिए संतूर जी नहीं, संतूर बोल रहा हूँ, फॉर्च्यून है, फॉर्च्यूनर बोल के कुछ होता है तेल, फॉर्च्यून है, हाँ। तो इसका सोच लीजिए 1 लीटर पैक का कितना मास है, 920 ग्राम। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ कुकिंग ऑयल, एक्सप्रेस योर आंसर इन SI यूनिट, ओके। मास है 920 ग्राम, लेकिन वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, ओके। 1 लीटर मतलब कितना ml, 1000 ml। और हमें पता है 1 ml इज इक्वल टू कितना, cm3, 1 cm3, ठीक है। तो 1000 ml कितना होगा, 1000 cm3। तो ये हम लोग को मिल गया cm3 में, राइट। हम लोग को निकालना है क्या, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, मास बाय
वॉल्यूम, मास है आपका 920 ग्राम और वॉल्यूम कितना है 1000, ठीक है। तो ये कितना आएगा 0.920 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पर बोला एक्सप्रेस योर आंसर इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस पे, केजी मीटर टू द पावर -3 में। तो ये कितना होता है 1000। तो ये जो आंसर है आपको, इसको आपको क्या करना है इंटू 1000 करना है। तो दैट इज 920 केजी पर मीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मेटल स्पीयर ऑफ रेडियस 2.5 cm। अच्छा, स्पीयर, ओके। स्पीयर मतलब यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा क्या, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कोई बोल पाएगा मेरे को? हम लोग आगे आगे पढ़े थे। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 4/3 पाई आर क्यूब, मैंने पढ़ाया था ना आपको यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। तो फॉर्मूला जानना भी जरूरी है, क्वेश्चन में नहीं देगा कि ये फॉर्मूला लगाओ करके, ठीक है, आपको खुद को लगाना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर रेडियस दे दिया है 2.5 cm, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, ठीक है। 4/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है, हमेशा याद रखना 22/7 होता है, इंटू आर क्या है आपका रेडियस, रेडियस है 2.5 का क्या क्यूब। तो उसको आप कैसे लिख सकते हो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.5 का क्यूब, मतलब 25/10 इंटू 25/10 इंटू 25/10। तो ये होगा 5 2 5 5 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा 2 11 जा, और 2 इंटू 2 कितना 4, और ये 4 कट गया, राइट। तो 3 इंटू 7, तो यहाँ तो रहा 3 इंटू 7, बाकी सब तो कट गया, और ऊपर रहा क्या 11 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 11 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना 125, और 125 इंटू 11 कितना होगा 1325 शायद, हाँ 1325 क्या, नहीं 1375, ओके। तो कितना होगा 1375/21, ये आएगा आपका क्या वॉल्यूम। ये क्या है वॉल्यूम, सीएम है तो ये क्या होगा सीएम क्यूब। फिर आपको मास दिया हुआ है, मास क्या है 540 ग्राम। आपको निकालना है क्या डेंसिटी, ओके। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा मास बाय वॉल्यूम। मास है आपका 540 और वॉल्यूम आपका निकला है अजीबोगरीब 1375 बाय कितना 21। इसको ऊपर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 21/1375, है ना। अब 5 से जाएगा 5 1 जा 0 8, और ये 5 2 जा 37, 37 मतलब 7, 275 होगा ना, 275, और कहीं से जा रहा है, और तो मेरे ख्याल से जाएगा नहीं। तो भयानक चीज आ रहा है वो। 108 इंटू 21 करो कितना आएगा 1 8 जा 8, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 2 8 जा 16, 1 कैरी 1, 2 2 जा 2, 8 6 2 2। तो ये आ गया 2268/275। तो आंसर तो जीरो नहीं, कुछ तो आएगा 2268/275 कितना आएगा 275 इंटू कितना करोगे 275 इंटू 8 करो तो, ठीक है, 8 5 जा कितना 40, 8 7 जा 56, 66, 8 2 जा 16, 200, 2000, हाँ 2000 ही जाएगा, ओके, ठीक है। 2000 गया 8 जा, तो बचा कितना 268, 268 बचेगा ना। तो ये फिर से पॉइंट लग के फिर से क्या हो जाएगा
2680, ओके। और 2680 मतलब 9 जा जाएगा शायद, 275 इंटू 9 जा जाएगा, हाँ 9 जा जाएगा तो 8.9 सोचो, ओके। कितना पकड़ लो, 8.9, ओके। तो ये आ गया आपका क्या, 8.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। फिर आपको बोला है एक्सप्रेस योर आंसर इन क्या, एसआई यूनिट, ओके। तो क्या होगा, 8.9 इंटू क्या करोगे, 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8900 केजी पर मीटर क्यूब। सही किए ना हम लोग सब। ये जनरली क्या होता है, एक और निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप एक डेसिमल में मत रुक जाइएगा, एक और डेसिमल आप निकाल लीजिएगा। 8.9 जो मैंने निकाल दिया, ओके, कम से कम एटलीस्ट, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इंटू 1000 कर रहे हो, तो यू शुड हैव एटलीस्ट 2 डेसिमल आफ्टर पॉइंट, ठीक है। 8.98 होगा क्या, अगर 8.98 होगा तो ये इसके हिसाब से 8.980 हो जाएगा। तो फर्क पड़ रहा है देखो, ठीक है। आप थोड़ा अगर ज्यादा कर दे रहे हो तो फर्क पड़ जा रहा है, राइट। तो कम से कम एटलीस्ट 2 नहीं तो 3 जरूरी है, ठीक है। 2 नहीं तो 3 करना जरूरी है। 3 करोगे तो पूरा अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है। 3 करोगे तो पूरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा, ओके। तो कम से कम आप 3 करिएगा, और अगर समय कम है तो 2 करिएगा एटलीस्ट, ठीक है। मार्क तो नहीं कटेगा अगर 2 करोगे तो, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको मिलेगा अगर आप 3 करते हो तो, पॉइंट के बाद। तो ये समझ में आया कैसे हो रहा है। इसके लिए वॉल्यूम याद रखना है आपको, ठीक है। अ हार्ड वुड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 cm, यहाँ पर आर दिया हुआ है, ठीक है। आर है क्या, 2 cm, और लेंथ है आपका कितना, 75 cm। सिलेंडर है, सोच लीजिए ऐसा होता है ना सिलेंडर। ये रेडियस आपको 2 cm दिया, और लेंथ कितना है, लेंथ कितना है 75 cm, वे 800 ग्राम, मास दिया हुआ है कितना, 800 ग्राम। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ वुड इन केजी पर मीटर क्यूब। कैसे निकालोगे, पहले बात क्या करना है, ये सिलेंडर जो सोया है उसको खड़ा कर दीजिएगा, ठीक है, राइट। तो ये लेंथ क्या बन जाएगा सिलेंडर का, ये लेंथ सिलेंडर का क्या बन जाएगा, हाइट, ठीक है। यही तो चाहिए था मुझे, यही लेंथ बन जाएगा सिलेंडर का क्या, हाइट। और आपको रेडियस तो दिया ही हुआ है कितना, 2 cm, 2 cm का रेडियस है, और हाइट आपको दिया ही हुआ है कितना, 75 cm। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, कौन बोलेगा मेरे को, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कौन बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, किसको भी नहीं आ रहा है, पाई आर स्क्वायर एच। ये भी मैंने बताया था, यहीं पर बताया, कहाँ है देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पढ़ते नहीं हो आप तो कैसे याद होगा। तो पाई कितना है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू एच कितना, 75। तो ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 75 कितना, 4 इंटू 75 300, 300 इंटू फिर से 22/7, बाबा रे 6600 है ना, क्योंकि 10 करोगे तो 3000, फिर 10 करोगे 6000, फिर 600, 6600/7, ओके। 6600/7 होगा आपका क्या, वॉल्यूम। और मास है आपका कितना, 80 ग्राम। तो डेंसिटी क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। मास आपको दिया हुआ है 800, और वॉल्यूम आपने जो है मेहनत से निकाला कितना, 6600/7, ओके। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे कठिन काम आपको कर देता हूँ, 0 0 काट देता हूँ, आगे का काम आप करिएगा, सरल काम है, ठीक है। कठिन काम क्या था, 0 0 काटना, वो मैंने काट दिया, ओके। अभी आगे का कैलकुलेशन बहुत सरल है, वो आप कर सकते हो। तो 8 इंटू 7 कितना, चलो मैं कर देता हूँ, 56/66। तो ये कितना होगा, 2
28, ये कितना 33, ठीक है। तो मैंने आसान काम सब कर ही दिया है, आसान काम नहीं, मैंने कठिन काम सारा कर दिया। 28/33 इजी है, वो आप कर सकते हो, राइट। ये 28/33 आप कर दीजिएगा, ठीक है। जो आंसर आएगा इसको फिर आप करिएगा क्या, इंटू 1000। इसमें जो आंसर आएगा, ठीक है, इंटू आप क्या करोगे 1000, क्योंकि आपको एसआई यूनिट में पूछा है। यहाँ पर 0 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, 0 पॉइंट कुछ आएगा ना, तो इंटू 1000 करोगे तो कुछ आंसर आएगा, तो वो आप करके बताइएगा मेरे को, ठीक है। ये वाला क्या है, मेजरिंग सिलेंडर कंटेन वाटर अप टू अ लेवल ऑफ 46 ml। एक मेजरिंग सिलेंडर है और यहाँ पर पानी कितना तक है, 46 ml तक है। वाटर लेवल राइजेस टू 74, ये जो है बढ़ गया और कितना हो गया 74 ml हो गया। व्हेन अ रबर स्टॉपर इज इमर्ज इनटू इट, मैंने क्या डाल दिया, एक सॉलिड डाल दिया, और ये सॉलिड क्या है, रबर स्टॉपर, ठीक है, रबर स्टॉपर, वही ढक्कन लेकिन रबर का है वो, ठीक है। इज द मास ऑफ रबर स्टॉपर, रबर स्टॉपर का मास कितना है 45, मास ऑफ रबर स्टॉपर क्या है 45 ग्राम। फाइंड द डेंसिटी ऑफ रबर स्टॉपर, डेंसिटी कैसे निकल जाएगा आपको, मास आपको पता है, वॉल्यूम निकल जाएगा। पहले कितना था 46 था, 46 से बढ़ के कितना हो गया 74, किसके वजह से बढ़ा, ये रबर स्टॉप अंदर जो है डालने की वजह से बढ़ा। तो कितना का फर्क पड़ गया, वही होगा आपका वॉल्यूम ऑफ क्या, रबर स्टॉपर। 74 माइनस 46 कितना, बताओ यार, 28 ml, ठीक है, 28 ml दैट इज इक्वल टू 28 क्या cm3। तो डेंसिटी आप निकल जाएगा, मास बाय वॉल्यूम 45/28 करके बताइए कितना आएगा, 1 पॉइंट है ना 70 होगा, मतलब 170, 170 करोगे तो 28 5 जा कितना 140, 6 भी जाएगा, 6 8 जा कितना 48, 12 168, ओके 6 और फिर बचा कितना 2, 1.60 है ना, 1.60 आपका डेंसिटी आएगा। ये कितना में, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। ये है क्या, रबर स्टॉपर का डेंसिटी, किसका, रबर स्टॉपर। क्लियर, एक और कुछ है, क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्या है ये क्वेश्चन, अब मेजरिंग सिलेंडर कंटेन वाटर अप टू 54 ml। डायग्राम बना दीजिएगा, ये मेजरिंग सिलेंडर है, कितना तक पानी है 54 ml लेवल तक पानी है, ठीक है। व्हेन अ ग्लास टॉपर, अरे टॉपर हो गया, ग्लास स्टॉपर इज इमर्ज्ड इनटू इट, द वाटर लेवल राइजेस टू 76 ml। अगर इसमें मैंने लगा दिया क्या स्टॉपर, स्टॉपर जो है मैंने अंदर डाल दिया तो राइज होके कितना हो गया 76 ml। तो ये जो है राइज मेरे को क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ ग्लास टॉपर। बता दो मुझे वॉल्यूम ऑफ ग्लास टॉपर कितना होगा, फिर जल्दी बता दो। 76 माइनस 54 कितना 22 ml। फिर क्या बोला है, व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क ऑफ मास 3 ग्राम, ठीक है, कॉर्क का मास दिया हुआ है कितना 3 ग्राम, ये भी मैंने डाल दिया अंदर, ओके, किस में लटका के, ग्लास टॉपर में लटका के, इज टाइड टू अ ग्लास टॉपर एंड द कॉम्बिनेशन इज इमर्ज्ड इनटू वाटर। ये कॉर्क और ग्लास टॉपर दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने टाई कर दिया और फिर पानी में डाला, पानी में डालने की वजह से वाटर लेवल राइजेस फर्दर टू कितना 91 ml, बढ़ के कितना हो गया 91 ml। तो अब ये दोनों का जो फर्क होगा ये क्या होगा,
ये मुझे कौन सा वॉल्यूम देगा? ये दोनों का फर्क क्या देगा मुझे? कौन सा वॉल्यूम देगा मेरे को? वॉल्यूम ऑफ क्या देगा यार? वॉल्यूम ऑफ कॉर्क, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉर्क, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉर्क जो है मेरा कितना देगा? 91 माइनस 76 कितना? 15 ml, ठीक है। कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ ग्लास टॉपर, मैंने तो निकाल ही दिया है पहले से, ठीक है। एज वेल एज दैट ऑफ कॉर्क पीस, वो भी मैंने निकाल दिया, ठीक है। मैं पहले से ही जान गया था क्या पूछने वाला है, पहले से निकाल दिया, लेकिन ये नहीं निकाला। फाइंड द डेंसिटी ऑफ कॉर्क पीस ऑल्सो, डेंसिटी निकल जाएगा मास बाय क्या? वॉल्यूम। मास तो मेरे को दिया हुआ है कॉर्क का, कितना? 3 ग्राम, और वॉल्यूम कितना निकला मेरा? 15, है ना। ये cm क्यूब और ये ग्राम में है, तो ये कितना हो गया? 1/5, मतलब 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको मेरे को ऐसा यूनिट में करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ेगा। 0.2 इंटू 1000 कितना? 200 kg पर मीटर क्यूब। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक है। क्या है देखिए, अ डेंसिटी बोतल ऑफ कैपेसिटी कितना? 50 ml डेंसिटी बोतल। ओके, थोड़ा और ज्यादा जो है वाइड कर दिया, ओके, चलेगा। कितना है इसका वॉल्यूम कितना है? 50 ml, और वेट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है कितना? 27 ग्राम। व्हेन कंप्लीटली फिल्ड विद ग्लिसरीन, इसके अंदर मैं डाल दूंगा क्या? ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन डाल दूंगा। ग्लिसरीन डाल देने से इट वेट कितना? 92 ग्राम। पहले कितना था? 27 ग्राम। इसमें मैंने ग्लिसरीन डाल दिया तो कितना हो गया? 92 ग्राम। तो मुझे मास ऑफ ग्लिसरीन मिल जाएगा। एमटी का कितना था? 27। ग्लिसरीन डाल देने से 92 हो गया, तो ये माइनस कर दो आप, तो ग्लिसरीन का वेट मिल जाएगा ना मुझे। 92 माइनस 27 कितना? बताओ। 65, सॉरी ग्राम, 65 ग्राम। एक्सप्रेस योर आनी, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन। मेरे को मास ऑफ ग्लिसरीन मिल गया, और वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन पता ही है मुझे, क्योंकि भर के रहेगा ना, पूरा भर के है वो ग्लिसरीन। और क्या है? 50 ml, राइट, 50 ml। और 50 ml को मैं क्या लिख सकता हूँ? 50 cm क्यूब, ठीक है। आपको डेंसिटी निकालना है, दैट इज मास बाय वॉल्यूम। मास कितना है? 65 ग्राम, बाय वॉल्यूम कितना है? 50 cm क्यूब, राइट। मेरे को ऐसा यूनिट में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इनटू क्या कर दूंगा? 1000, ठीक है। तो ये 0 और ये 0 कट गया। 5 कितना जा? 20 जा, और 65 इंटू 20 कितना? 130, 1300 kg पर मीटर क्यूब। एक ही बार में आ गया, ठीक। और नहीं तो आंसर निकालोगे फिर इंटू 1000 करो, एक ही बार में इंटू 1000 कर दो तो ये आ जाए। क्लियर? एक और चीज मेरे को बताना है, हाइड्रोमीटर जो है वो भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए काम आता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कैसा होता है हाइड्रोमीटर? ग्लास का बना हुआ होता है, और नीचे एक थर्मोमीटर जैसा, जैसे सिलिंड्रिकल स्टैंप होता है ना, वैसा पतला सा एक स्टैंप होता है हाइड्रोमीटर में भी। और उसके साइड में क्या होता है? एक बल्ब, एंड अ बल्ब वेटेड विद आइदर मर्क्यूरी और लेड शॉट टू मेक इट फ्लोट अपराइट, ओके। वो जो है मर्क्यूरी का लेवल ऐसा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। अगर आप कुछ मेजर कर रहे हो, रिलेटिव डेंसिटी मेजर कर रहे हो, तो वही मर्क्यूरी या लेड शॉट का ऊपर नीचे होगा। इसका डायग्राम आपके बुक में है, देखिएगा अच्छे से, ठीक है। एक और भी वैसा ही हाइड्रोमीटर स्पेशल टाइप का है, इसको बोलते हैं हम लेक्टोमीटर। और लेक्टोमीटर क्या यूज होता है? मिल्क का प्यूरिटी नापने के लिए। तो अगर आपके दूध वाला आपको जो है दूध दे रहा है, ठीक है, तो आप प्लीज आपके पास क्या रखिएगा? लेक्टोमीटर रखिएगा, जिससे आप क्या कर सकते हो? मिल्क का डेंसिटी, प्यूरिटी, पानी मिलाया नहीं मिलाया पता चल जाएगा, ओके, राइट। तो फिर नेक्स्ट दिन जब आएगा तो फिर आप उसको रंगे हाथ पकड़ सकते हैं, ओके, कि भाई तू तो पानी मिलाया है करके।
मैंने मेजर किया था तो डेंसिटी कम था मिल्क का, पानी का डेंसिटी ज़्यादा था। ओके, प्योरिटी आप चेक कर सकते हो किससे, लेक्टोमीटर से। अभी भी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी भी ये चैप्टर में क्या है, फ्लोटेशंस, लॉ ऑफ फ्लोटेशंस हैं, ठीक है। फिर आपका क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ फ्लोटेशंस हैं। ओके, ये दो चीज़ और है, तो कम से कम और 15 से 20 मिनट का लेक्चर है, तो ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ये जो है लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। थैंक यू सो मच।